ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया औद्योगिक विवाद क्या है, औद्योगिक विवाद का कारण क्या है, औद्योगिक विवाद का प्रभाव किस पर क्या पड़ता है, औद्योगिक विवाद को सुलझाने का क्या तरीका है, हड़ताल क्या है, इन सब के बारे में आप क्लियर हो लिए। अब कोड ऑफ डिसिप्लिन, आप इसके बारे में जान लीजिए। कोड ऑफ डिसिप्लिन क्या है? कोड ऑफ डिसिप्लिन किसी एक्ट या लॉ में नहीं है, इसको इन्होंने जो है अपनाया कब? श्रम सम्मेलन की बैठक में। भारतीय श्रम सम्मेलन का जो बैठक हुआ करता है उसके 16वें बैठक में 1958 में जो है इन्होंने औद्योगिक संबंधों को बेहतर बनाने के दृष्टिकोण से, चूंकि मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट न क्रिएट हो और बेहतर जो है सो इंडस्ट्रियल हार्मोनी बना रहे, इंडस्ट्रियल पीस बना रहे, तो इसके लिए सरकारें प्रयास करती हैं। और इसी प्रयास के स्तर पर श्रम सम्मेलन जो होता है आपका इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, उसमें आपको सरकार के पक्ष भी होते हैं, सरकार के पक्षधर होते हैं, नियोजक के पक्षकार होते हैं और श्रमिक के भी पक्षकार होते हैं, यूनियंस। तो ये तीनों होते हैं, तो इन तीनों ने बैठ करके उस समय अपना निर्णय लेंगे, कुछ बात ऐसा हम लोग रखें और हर कोई इसको अपनाए। तो एक अनुशासन संहिता, कोड ऑफ डिसिप्लिन, कि किन किन बातों को मानना चाहिए नियोजकों को, किन किन बातों को मानना चाहिए नियोजक या उनके संगठनों को, श्रमिक या उनके संगठनों को। तो निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के नियोजक तथा श्रमिक कानूनों तथा समझौतों द्वारा प्रभावित एक दूसरे के अधिकारों और दायित्वों को समुचित मान्यता प्रदान करेंगे। कानूनों तथा समझौतों के द्वारा, यानी कि जो लॉ कहता है, लेबर लॉ कहता है या कोई अदर लॉ कहता है, टाइम बीइंग इन फोर्स जो भी लॉ हो हमारे यहाँ कंट्री में लगा हुआ, या किसी प्रकार का उनके बीच में आपसी सेटलमेंट हुआ है, समझौता हुआ है, या किसी प्रकार का आपसी कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, तो उसमें जो उनके एक दूसरे के प्रति अधिकार और दायित्व हैं उसको वो समुचित मान्यता प्रदान करेंगे तथा इस मान्यता के परिणाम स्वरूप प्रत्येक पक्ष अपने दायित्वों को समुचित रूप से और स्वेच्छा से पूरा करेगा। मान लीजिए वर्कर्स के लिए जो उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं उसको मानेंगे, एम्प्लॉयर्स के लिए, एम्प्लॉयर का मान लीजिए नियम बना हुआ है कि 1 महीने से अधिक जो है आप वेज के पेमेंट में समय नहीं लगाएंगे, तो हर महीने मान लीजिए आप 5 तारीख को पेमेंट करते हैं, तो ठीक है, आप 5 तारीख को पेमेंट कर देंगे, प्रत्येक मंथ की 5वीं तारीख को पेमेंट कर देंगे। आपको अनऑथराइज्ड डिडक्शन नहीं करना है, एक्ट कहता है तो नहीं करेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है। आपको बोनस देना है, आपको इंक्रीमेंट देना है, जो भी देना है, स्टैंडिंग ऑर्डर होता है, स्थायी आदेश होता है। अब स्टैंडिंग ऑर्डर में जो बातें आपने लिखी है उसका आपको पालन करना है, ये आपका पर्सनल दायित्व हुआ। तो इससे क्या होगा, बेहतर संबंध बना रहेगा। केंद्र तथा राज्य सरकारें श्रम कानूनों के प्रशासन के लिए गठित तंत्र की कमियों की परीक्षा कर उसमें सुधार लाने का प्रयास करेंगे। भाई किसी भी तरह का अगर लगता है उनको कि एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत है, कमी है या और भी कोई बात है, तो उसको समय समय पर सुधारने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ बातें और कही कि प्रबंधन और श्रम संघ दोनों आपस में सहमत होंगे किस बात पर, किसी भी औद्योगिक विषय पर एक पक्षीय कार्रवाई नहीं की जाएगी। औद्योगिक विषय पर एक पक्षीय कार्रवाई नहीं की जाएगी कहने का मतलब, मान लीजिए डिस्प्यूट क्रिएट हो गया किसी विषय को लेकर के, तो वर्कर को क्या किया, टर्मिनेट कर दिया या उसको रिट्रेंच कर दिया, डिसमिस कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो ये एक पक्षी कार्रवाई हो गई। आपको उसका भी पक्ष सुनना है, उसको शो कॉज नोटिस देना है, कोई भी बात हुई तो उसको सुन करके फिर उसके बाद निर्णय लेना है। विवाद के निपटारे के लिए विद्यमान तंत्र का अधिकाधिक उपयोग किया जाएगा। यदि किसी प्रकार का विवाद होता है तो जो अभी मशीनरी है, मशीनरी में सबसे पहले तो वर्क कमेटी आती है, वर्क कमेटी के पास आप मैटर को ले जाइए, कार्य समिति किस तरीके से सुलझाने का। उसके अलावा एक ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी होती है, किस प्रकार का शिकायत है तो उसको शिकायत निपटान समिति के पास ले जाइए। फिर उसके बाद नहीं सुलझा तो कंसिलेशन अफसर के पास ले जाइए, नहीं सुलझेगा तो फिर अगर चाहिए तो आपस में वॉलंटरी आर्बिट्रेशन कर सकते हैं, फिर नहीं सुलझा तो जाएगा एडजुडिकेशन के लिए। तो इस तरह से बातें जो है दोनों पक्ष, प्रबंधन और श्रम संघ दोनों प्रयास करेंगे। बिना सूचना के कोई हड़ताल या तालाबंदी नहीं की जाएगी, हालांकि एक्ट में भी प्रोविजन है। दोनों पक्ष ऐच्छिक विवाचन द्वारा मतभेदों को सुलझाने के लिए वचनबद्ध है। प्रयास करेगा दोनों पक्ष की ऐच्छिक विवाचन कर ले, कोई थर्ड आदमी को, निष्पक्ष आदमी को अपना निर्णायक मान ले और वो जो बात कहे उसको दोनों पक्ष मान ले, ताकि विवाद का सुलझान हो जाए। सामूहिक सौदेबाजी चूंकि अपने यहाँ बहुत स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया। मुकदमेबाजी, हाजिर हड़ताल, मंद कार्य आदि से बचने का प्रयास करेंगे दोनों पक्ष। अनावश्यक एक दूसरे के खिलाफ मुकदमेबाजी या आकर के काम नहीं करेंगे या गो स्लो वगैरह वाली बात नहीं करेंगे, ताकि लॉस न हो इंडस्ट्री को, दोनों पक्ष को, न तो वर्कर को न एम्प्लॉयर को। आपसी सहमति से परिवेदना निवारण पद्धति की स्थापना करेंगे। मैंने बताया आपको ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी, जिसकी बात आपको एक्ट में भी की गई है कि 20 और मोर वर्कर्स यदि यहाँ किसी इंडस्ट्री में स्टैब्लिश्ड हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वहाँ आपको शिकायत निपटान समिति या शिकायत निवारण समिति बनानी है, ताकि किसी भी प्रकार का उसको शिकायत है तो वो समिति के पास ले जाए और वो समिति उसी समय सॉल्व कर दे, ताकि वो शिकायत बड़ा समस्या न बन जाए या बहुत सारे वर्कर के लिए वो प्रॉब्लम न हो जाए। प्रबंधकीय कार्मिकों और श्रमिक को उनके दायित्वों के बारे में जो है, कार्मिक जो वर्कर है, जो उनका
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वगैरह देखते हैं उस तरह के, और श्रमिक जो है उनको उनके दायित्वों के बारे में प्रशिक्षित करना। उसके अलावा प्रबंधन किन बातों पर सहमत है, तो प्रबंधन जो है, जो पिछली बातें थी वो दोनों पक्ष जिस बातों पर सहमत थे उसकी बात थी, प्रबंधन भी और श्रम संघ भी। अब प्रबंधन और श्रम संघ की कुछ बातें ऐसी है जो प्रबंधन जिस पर सहमत है और कुछ बातें ऐसी है जिस पर श्रम संघ सहमत है, यानी उनको काम करना है। तो प्रबंधन बिना सहमति के कार्यभार को नहीं बढ़ाएगा, यानी वर्कर्स को मान लीजिए अपने बिना पूछे, बिना उसको जानकारी दिए आप एक्स्ट्रा वर्क नहीं दे सकते हैं, वर्कलोड नहीं बढ़ा सकते हैं उसका। वह अनुचित श्रम व्यवहारों को समर्थन या बढ़ावा नहीं देगा। अनुचित श्रम व्यवहार यानी कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। तो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस जो होता है वो आपको आईडी एक्ट में एक शेड्यूल दिया हुआ है, शेड्यूल 5। तो शेड्यूल 5 में इसका जिक्र किया दिया गया है आपको। आईडी एक्ट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिए फिर से। तो उस शेड्यूल में बताया गया कि क्या क्या अनुचित श्रम व्यवहार में आता है, जैसे कि बिना कारण श्रमिक को अगर आपने हटा दिया, शो कॉज नहीं किया, बहुत सारी बातें हैं। तो अनुचित श्रम व्यवहार को लोग बढ़ावा नहीं देंगे। परिवेदनाओं के निपटान तथा समझौतों, अधिनिर्णयों, निर्णयों, आदेशों के संबंध में तत्परता से कार्यवाही करेंगे। अब प्रबंधन का दायित्व क्या है कि भाई किसी प्रकार का कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि प्रबंधन इन इन बातों का पालन करेगा, या किसी प्रकार का सेटलमेंट हुआ है आपस में, या ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी ने कोई बात कही, तो इन सब बातों का वो तुरंत जो है सॉल्यूशन करेंगे। नहीं तो फिर क्या होगा, वही बात को लेकर के फिर डिस्प्यूट क्रिएट होगा। इस संहिता को स्थानीय भाषाओं में सार्वजनिक कार्यस्थल पर प्रदर्शित करेंगे। ये जो कोड ऑफ डिसिप्लिन की बातें हैं कि प्रबंधन और श्रम संघ किस किस बात पर सहमत है, प्रबंधन किस बात पर सहमत है, श्रम संघ किस बात पर सहमत है, तो इसको लोकल लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसा भी हो सब जगह प्रदर्शित करना है, कार्यस्थल पर उसको दिखाना है। तात्कालिक सेवा मुक्ति को उचित ठहराने के बजाय अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सामान्य परिवेदना निवारण पद्धति पर अपील की जा सके। जैसे कि होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हुआ वर्कर के साथ, या वर्कर ने कोई ऐसा मिसकंडक्ट किया, आपने उसको तुरंत टर्मिनेट कर दिया, ऐसा सिस्टम के बजाय जो है उसको ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम के थ्रू लाइए, या जो सिस्टम है डिसिप्लिनरी एक्शन का उसके थ्रू आपको लाना है। उन पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना जो अनुचित श्रम व्यवहार के लिए जिम्मेदार है। कई बार हो सकता है कि जो एचआर के ऑफिसर्स हैं वो आपको अनुचित श्रम व्यवहार वगैरह को प्रमोट करते हैं, वर्कर के साथ अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करते हैं, सही बात करने का उनका तरीका सही नहीं, या कोई और भी बात, अनावश्यक वर्कर को टॉर्चर करते हैं, वेतन उनका रोक लेते हैं। तो इस तरह का यदि कोई पदाधिकारी है प्रबंधन में, तो उन पदाधिकारियों के खिलाफ प्रबंधन जो कार्रवाई करे। श्रम संघ को निम्न आधार पर मान्यता प्रदान करने का प्रयास करना। अब ये बात जो मैंने आपको बताई थी कि श्रम संघ को मान्यता देने का जो है, चूंकि एक्ट में क्लियर नहीं था 1926 के ट्रेड यूनियन एक्ट में, तो फिर उस समय ही ये हुआ कि भाई कुछ कुछ बातें अगर होंगी तो उस संघ को आप मान्यता देंगे, यानी उसके साथ सामूहिक सौदेबाजी वगैरह करेंगे। तो क्या क्या बातें थी, मान्यता का दावा करने वाले श्रम संघ द्वारा पंजीकरण के बाद कम से कम 1 वर्ष जो है वो कार्य किया हो। जो ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत उसको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो श्रम संघ जो है ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करा के कम से कम साल भर काम किया हो, उसके बाद वो मान्यता का दावा करे। तो वैसे श्रम संघ के बारे में विचार करना है। उसके बाद उस श्रम संघ जिनको मान्यता दी जा रही हो उसमें प्रतिष्ठान के कम से कम 15% कामगार जो है सदस्य होंगे। मान लीजिए प्रतिष्ठान में 100 वर्कर है तो कम से कम 15 वर्कर उसके पास जो है सदस्य के रूप में होने चाहिए। किसी स्थानीय क्षेत्र में किसी उद्योग के लिए श्रम संघ को तभी मान्यता मिलेगी जब उस संघ से संबंधित उद्योग के कम से कम 25% उसके कर्मचारी सदस्य हो। अब मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टाइप का इंडस्ट्री है, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का इंडस्ट्री है, फार्मा की इंडस्ट्री है, और उस इंडस्ट्री की कम से कम, अब मान लीजिए उसके पास 100 मेंबर हैं श्रम संघ के पास, लेकिन उसमें 90 मेंबर जो है वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, और वो श्रम संघ किसका है, कंस्ट्रक्शन का है। तो फिर ऐसा नहीं, कम से कम 25% यानी कम से कम 25 वर्कर जो है उसका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सदस्य होना चाहिए। जब किसी संघ को मान्यता दी जाएगी तब उसकी स्थिति में 2 वर्षों तक की अवधि के लिए कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी एक बार मान्यता मिल गई तो फिर वो 2 साल तक उसके लिए वार्ताकारी संघ के रूप में काम करेगा। जो 4 केंद्रीय संघ है जैसे आईटक, इंटक, एचएमएस और यूटीयूसी, उससे संबंध नहीं है, उसकी मान्यता पर अलग से विचार किया जाएगा। जो भी श्रम संघ इस 4 श्रम संघ से जुड़े हुए नहीं है तो उसकी मान्यता देने की, चूंकि उस समय जो ये बन रहा था कोड ऑफ डिसिप्लिन, तो यही श्रम संघ उस समय मेंबर के रूप में थे, तो उन्होंने इस पॉइंट को अपना रखा था। केवल वही श्रम संघ मान्यता के अधिकारी होंगे जो अनुशासन संहिता का पालन करेंगे। जो इन बातों का जो आगे उनके लिए भी दिया गया है कुछ बातें श्रम संघ की सहमति में। श्रम संघ की सहमति में क्या है, किसी भी प्रकार का शारीरिक बल प्रयोग नहीं करेंगे, कोई भी स्थिति हो जाए। अब उनके पास चूंकि संख्या बल है, अब नियोजक को चाहे तो वो बंधक बना सकते हैं, उसके साथ मारपीट कर सकते हैं, तो इस तरह का काम नहीं करना है। ऐसे प्रदर्शन की अनुमति उनको नहीं है जो शांतिपूर्वक न की जाती हो, यानी आपको हमेशा शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना है। उनके सदस्य कानून, समझौता या व्यवहार द्वारा स्वीकृत तरीकों छोड़ करके अन्य प्रकार से कार्य
की अवधि में श्रमिकों को श्रम संघ में कार्य में नहीं लगाएंगे। अब मान लीजिए श्रम संघ का जो मेंबर है, अब श्रम संघ क्या कर रहा है, अपने मेंबर को बीच बीच में बुला के मीटिंग वूटिंग कर रहा है और उससे कार्य विवाद बाधा पहुंच रही है। तो इसीलिए कह रहा है कि जो लीगल प्रोसीजर है श्रम संघ की मीटिंग वूटिंग का, या यदि कोई समझौता है नियोजक के साथ, तो उस तरह की स्थिति को छोड़ अन्य स्थिति में वो श्रमिकों को श्रम संघ के कार्य में नहीं लगाएंगे, ताकि उद्योग का कार्य बाधित न हो। अनुचित श्रम व्यवहार को श्रम संघों की तरफ से भी किसी प्रकार का अनुचित श्रम व्यवहार नियोजकों के साथ या उसके पदाधिकारियों के साथ जो है नहीं किया जाएगा। अधिनिर्णय, समझौते, सुलहों तथा निर्णयों को लागू कराने में तत्परता से कार्रवाई करना। अब मान लीजिए कोई अधिनिर्णय जो श्रम संघ के अगेंस्ट में आया, तब भी उसको मानना है और उस पर उसी तरह से कार्रवाई करनी है। इस संहिता के को स्थानीय भाषाओं में संघ के कार्यालयों में प्रदर्शित करना। जैसे नियोजक का दायित्व है कि भाई फैक्ट्री या इंडस्ट्री के परिसर में आपको इस संहिता को बताना है लोकल लैंग्वेज में, उसी तरह से श्रम संघ को अपने यूनियन के कार्यालय में रखना है। इस संहिता के भावनाओं के विरुद्ध कार्य करने वाले सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करना है। जैसे नियोजक जो है उन पदाधिकारियों पर कार्रवाई करेगा जो अनुचित श्रम व्यवहार को बढ़ावा देंगे, वैसे ही श्रम संघ उन सदस्यों पर जो है सो उन सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जो इस संहिता की भावनाओं के खिलाफ काम करेंगे, बल प्रयोग कर देंगे, अशांति फैलाएंगे, कहीं आग लगा देंगे, इस तरह की बातें यदि वो करते हैं तो। अब संहिता के प्रति पक्षकारों की उदासीनता के कारण जो है द्वितीय श्रम आयोग ने बताए थे कि ये जो कोड ऑफ डिसिप्लिन बना था उसके बाद उसको उस तरीके से दोनों पक्षकारों ने लिया नहीं, न प्रबंधन ने उस प्रकार से उसको लिया और न ट्रेड यूनियन ने लिया। तो उसका कारण उन्होंने कुछ बताया। पहला तो स्वेच्छा से पाबंदियां स्वीकार करने में श्रमिकों और नियोजकों के संगठन में वास्तविक इच्छा का अभाव है, चूंकि ये तो कुछ तरह से ये जो भी इसमें आपको बातें कही गई है वो कहीं ना कहीं एक तरह से पाबंदी है, भाई ये व्यवहार नहीं करना, ये व्यवहार नहीं करना, निषेधात्मक है और कोई भी जो है पाबंदी को स्वीकार करना नहीं चाह रहा है, ना तो नियोजक ना ही श्रमिक। उसके अलावा जो गिरती हुई आर्थिक व्यवस्था है उसके चलते आर्थिक स्थिति गिरने से क्या होता है कि श्रमिकों के बीच में असंतोष ज़्यादा होता है, उनकी जो वर्किंग फैसिलिटी है, उनका जो वेज है, इन सब पे कमी आती है। तो इसके चलते भी वो बहुत हद तक इन बातों को नहीं मानते हैं। नियोजक भी अपने दायित्वों का वहन करने में कई बार असमर्थ हो जाते हैं। अगर इकोनॉमी बहुत मजबूत ना रहे, उनको बहुत प्रॉफिट ना हो, तो कई बातों को पालन नहीं कर पाएंगे, तो उससे क्या होगा, डिस्प्यूट क्रिएट होता है। संहिता और कानून का विरोधाभासी स्वभाव भी इसमें जो है, अब जैसे कई बातें ऐसी लिखी हुई हैं जैसे वो हड़ताल या तालाबंदी में नहीं जाएंगे, इस तरह की बातें, कानून में हड़ताल और तालाबंदी वगैरह का अधिकार दिया गया है। तो कई बार ऐसा है कि उन दोनों में जो है कॉन्ट्राडिक्शन है, तो इसके चलते भी जो है पक्षकारों में उदासीनता देखी जाती है। उसके अलावा समय के साथ केंद्रीय संगठन, जो पहले उन्होंने 4 संगठन की बात की थी कि जो उनसे संबद्ध यूनियन है उन्हीं को मान्यता देना है, अब समय के साथ केंद्रीय संगठन बढ़ गए, अब उनसे संबद्ध यूनियन को भी मान्यता नहीं देंगे तो फिर वो डिस्प्यूट क्रिएट करेंगे। तो वो 4 यूनियन के अलावे भी अब यूनियन कई सारे बन गए, तो इसीलिए अब उसको जोड़ा नहीं गया उसमें, तो इसके चलते भी जो है इस संहिता के प्रति जो है उसके वर्कर या मैनेजमेंट दोनों जो है सो उदासीन होते गए हैं। तो ये था आपको जो है इसके संबंध में, कोड ऑफ डिसिप्लिन के संबंध में। अब एक है इंटर यूनियन कोड ऑफ कंडक्ट। इंटर यूनियन कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, इसको समझ लीजिए। अंतः संघीय आचार संहिता, इंटर यूनियन कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब बिटवीन 2 यूनियंस। क्योंकि यूनियंस के बीच में आपस में गुटबंदी या आपस में प्रतिद्वंदिता बहुत ज्यादा होने लगी थी, तो ऐसी स्थिति में इन्होंने एक इंटर यूनियन कोड ऑफ कंडक्ट का कॉन्सेप्ट लाया कि जो यूनियंस है वो आपस में किस प्रकार से व्यवहार करेंगे उसके संबंध में। तो श्रम संघों के बीच प्रतिद्वंदिता के दुष्परिणामों को कम करने के उद्देश्य से केंद्रीय महासंघों के प्रतिनिधियों ने 21 मई 1958 को अंतः संघीय आचार संहिता को अपनाया कि जो श्रम संघ है वो आपस में कैसे व्यवहार करेंगे। इसमें उस समय जो था आपको इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक, हिंद मजदूर सभा एचएमएस और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस यूटक, ये चारों के प्रतिनिधियों ने, चूंकि उस समय यही सेंट्रल ट्रेड यूनियन थे, अब सेंट्रल ट्रेड यूनियन में 9 आते हैं, तो ये चारों के प्रतिनिधियों ने उस समय भाग लिया था और इन्होंने एक इंटर यूनियन कोड ऑफ कंडक्ट बनाया। ये महासंघ कई बातों पर अमल करने के लिए सहमत हुए थे, जैसे कि किसी भी उद्योग या इकाई में श्रमिक को अपने पसंद के श्रम संघ में शामिल होने का अधिकार है। सबसे ज्यादा समस्या ऐसी बात की होती थी, हर श्रम संघ कहेगा मैं हमारे में आ जाओ, हमारे में आ जाओ, और इसके चलते क्या होता था, वर्कर के साथ डिस्प्यूट या श्रम संघ के बीच में आपसी डिस्प्यूट वगैरह क्रिएट होता था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई भी उद्योग में या उद्योग की कोई इकाई में श्रमिक के संघ अपने पसंद के संघ में जा सकते हैं, श्रमिक किसी भी संघ में शामिल हो सकता है। श्रम संघों में दोहरी सदस्यता नहीं होगी। अब ऐसा है कि एक ही वर्कर है मिस्टर ए और वो चारों यूनियन में मेंबर बन गया, अब चारों यूनियन उसको अपना अपना मेंबर बता रहे हैं और उस तरह से अपनी संख्या को बढ़ाए हुए हैं। अब मान्यता के समय कहेंगे देख लीजिए मेरा तो इतना मेंबर है, वो कहेगा मेरा मेंबर है, वो कहेगा वो मेरा मेंबर है, ऐसे में डिस्प्यूट क्रिएट होगा। तो इसीलिए कोई भी श्रम संघ दोहरी सदस्यता
को प्रमोट नहीं करेगा, न देगा। श्रम संघों के प्रजातांत्रिक कार्यशैली को स्वीकृति तथा सम्मान दिया जाएगा। डेमोक्रेटिक वे में श्रम संघ जो है सो कार्य करेंगे, सबकी आवाज को, सबकी बात को सुनेंगे। श्रम संघ के पदाधिकारियों तथा कार्य समिति का नियमित एवं प्रजातांत्रिक चुनाव होगा। जो ऑफिस बीरर होंगे उसके या उसके वर्क कमेटी में होंगे, उनका जो है सो डेमोक्रेटिक रूप से चुनाव होगा, यानी निष्पक्ष रूप से, जैसे हम लोग वोट से चुनते हैं अपने नेताओं को, वैसे ही उसके पदाधिकारी और कार्य समिति। ऐसा नहीं कि जो श्रम संघ में ज्यादा प्रभावी व्यक्ति है वो कहे कि हम ही इसके जो है सचिव बने रहेंगे, महासचिव बने रहेंगे, इस तरह की बातें ना होनी चाहिए। कोई भी संगठन कामगारों की अनिर्भीकता के कारण उसका शोषण, अब श्रम संघ के चंदा के नाम पर या उसको वेलफेयर देने के नाम पर आप, अब कामगार तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था उस समय, बात भी 1958 की है, तो इसलिए उसका शोषण नहीं करेंगे। सभी श्रम संघ जातिवाद, संप्रदायवाद और क्षेत्रवाद से, ऐसा नहीं कि बिहारी वर्कर्स का श्रम संघ बना लिया हमने जाके महाराष्ट्र में, खास संप्रदाय से जुड़ा हुआ संघ बना लिया, खास कास्ट से रिलेटेड संघ बना लिया, तो इन सब चीजों से दूर रहना है। अंतर संघीय व्यवहारों में हिंसा, जोर जबरदस्ती, धमकी या मिथ्यारोपण का कोई स्थान नहीं होगा। कोई संघ एक दूसरे से मारपीट, जोर जबरदस्ती या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का काम नहीं करेंगे। सभी केंद्रीय संगठन कंपनी संघ को स्थापित करने तथा बनाए रखने का विरोध करेंगे, ताकि जो है सो सरकार का उन पर जो है सो प्रभाव ज्यादा न पड़े। तो ये जो है आपको अंतर संघीय आचार संहिता जो है बिटवीन टू ट्रेड यूनियंस कैसे व्यवहार होगा उससे रिलेटेड था। होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यस सर।